हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज तो कमाल हो गया। क्या सीज फायर की घोषणा हुई 2 हफ्ते के लिए और निफ्टी ने यहां जबरदस्त परफॉर्म किया। 850 पॉइंट आज निफ्टी जो है निफ्टी ने गेन किया है। और इस तरीके का गेन जो एक महीना लगा बियर्स को मार्केट को 23-24 हजार के लेवल से 21 हजार के लेवल पे ले जाने में, वो बुल ने 3 दिन में जो है वापस से 23 हजार क्रॉस करा दिया। तो बुल की ताकत यानी मार्केट में खरीदने वालों की ताकत जो है उसका अंदाजा, उसका एक मुजाहिरा जो है ये बुल लोगों ने दे दिया है पिछले 2-3 दिनों के अंदर में ही। दोस्तों, मैंने आज अनाउंस किया था दोपहर में 12-1 बजे के आसपास में कि मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं कल। बहुत ही आनंद फानन और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैं ये पेड वीडियो लेके आ रहा हूं, क्योंकि मार्केट कंडीशन बहुत तेजी से चेंज हुआ है और ये पेड वीडियो कंप्लीटली इंडियन स्टॉक मार्केट पे फोकस करेगा, इंडियन स्टॉक्स पे फोकस करेगा। 11 अप्रैल को जो पेड वीडियो आने वाला है वो फॉरेन मार्केट पे फोकस करेगा और जो कल पेड वीडियो आएगा वो इंडियन मार्केट पे फोकस करेगा। फॉरेन मार्केट पे फोकस करने वाले वीडियो की घोषणा मैं कई दिनों से कर रहा हूं, पर इंडियन मार्केट पे फोकस करने वाले की घोषणा मैंने आज दोपहर में की और रिकॉर्ड 50 से ज्यादा लोगों ने 4 घंटे के अंदर में अपनी इच्छा जो है वो जाहिर कर दी, ये वीडियो दिखाने के लिए, देखने के लिए पेमेंट कर दिया। तो दोस्तों, ना केवल निफ्टी के लिए रिकॉर्ड दिन रहा, ऑफकोर्स रिकॉर्ड नहीं था पर बहुत ऊपर भागा निफ्टी, वैसे ही मेरे लिए भी ये बड़ा अच्छा आज दिन रहा, सुनहरा दिन रहा। और कल मैं ये पेड वीडियो लेके आऊंगा, कल शाम तक आप सभी को मिल जाएगा, जिसमें मैं ये बताना मतलब आपको बताऊंगा कि मैंने आज कहां इन्वेस्ट किया है और मुझे कहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। दोस्तों, एक छोटा सा पुट जो है वो मैं आज के भी इस वीडियो में मैं आपको उसका एक चित्रण दे दूंगा, विस्तार से मैं कल बात करूंगा। देखिए क्या है, लगभग 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा हर दिन अमेरिका को लग रहा था इस युद्ध को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो पिछले 30 दिन में 30 बिलियन डॉलर के आसपास ऐसा बताया जाता है कि अमेरिकी सरकार ने खाड़ी में युद्ध करने के लिए खर्चा कर दिया। और कांग्रेस यानी वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट को मिला के कांग्रेस कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट होता है अमेरिका में। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, अमेरिका की सरकार ने कांग्रेस को, जिसके पास में अधिकार है बजट पास करने का, उससे मांगा 200 बिलियन डॉलर ज्यादा इस युद्ध के लिए। डिफेंस बजट में जो पैसा रखा है उसके ओवर एंड अबव 200 बिलियन डॉलर जो है वो ज्यादा डिमांड किया। ये और जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बजट, अगले साल के बजट जो वो लेके आएंगे, उसका एक खाका उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला है। उसमें उन्होंने 500 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट बढ़ाने की बात की है। इस साल का डिफेंस बजट जो है करीबन 1 ट्रिलियन डॉलर का है, उसको बढ़ा के 1.5 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट करने की डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी चीजें जो हवा बनाई जा रही है वो इसलिए बनाई जा रही है ताकि युद्ध के नाम पे ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस से पैसे खींचे जाए। और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट जो भी समझदार वहां के नेता, उन्होंने बोला कि भाई यदि एक दिन में 1 बिलियन डॉलर का खर्चा आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि 4 से 6 हफ्ता ये युद्ध चलेगा, तो 6 हफ्ता भी यदि हमने पकड़ा तो यानी 7-6 का 42, यानी 40 से 45 बिलियन डॉलर से ज्यादा युद्ध में आपको लगना नहीं चाहिए। तो आप 200 बिलियन डॉलर किस बात के लिए मांग रहे हो? और इस बात का बहुत ज्यादा प्रेशर जो था वो ट्रंप के ऊपर में भी था, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो चाह रहे थे कि ईरान की रजीम जो है वो झुक जाए, चेंज हो जाए, वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो किसी भी तरीके का फायदा फाइनेंशियली या पॉलिटिकली डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई सीज फायर कर लेना जो है वो हमारे पक्ष में है और ईरान ने जो बातें रखी उसके मुताबिक सीज फायर हुआ है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये सीज फायर क्या सस्टेनेबल है? क्या ये सीज फायर लंबा चलेगा? दोस्तों, याद कीजिए जब पिछले साल मई जून में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारे देश की सरकार ने क्या बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। पर हुआ क्या?
ऑपरेशन सिंदूर तो कुछ हुआ नहीं, वहीं रुक गया। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी अपना फेस बचाने के लिए, अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बचा के रखने के लिए वो भी ये घोषणा करेंगे कि ये जारी रहेगा युद्ध, हम देखेंगे अगर ईरान ने कुछ किया तो हम फिर से बमबारी करेंगे, जैसे हमने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भाई फेस बचाना था। तो वही चीज अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो टैक्टिक्स अपनाएंगे, ये मेरी रीडिंग है, ये इतना मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, ये सस्टेनेबल है, मुझे लगता है जी हाँ ये सस्टेनेबल रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये समझिए कि 15 दिन यदि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोल के रख देता है तो साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, जिनको भी तेल और सीएनजी, एलपीजी ये सब आ रहा था, एलएनजी और एलपीजी, वो सारी कंट्रीज जो है वो खुद एक प्रेशर बनाएंगी अमेरिका के ऊपर में, इजराइल के ऊपर में, ईरान के ऊपर में कि नो वॉर, अब आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप ये सीज फायर को कंटिन्यू चलने दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई से भला किसी का नहीं हो रहा था, नुकसान सभी का हो रहा था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से यूरोप एकजुट हुआ और यूरोप ने और नाटो के जो दूसरे यूरोपियन नेशन ने उन्होंने क्लियरली मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि हम इस युद्ध में नहीं कूदेंगे, उसने भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया और वो सीज फायर के लिए तैयार हुए, ऐसा मुझे लगता है। तो इन शॉर्ट कहने का अर्थ यह है कि जो लोगों के मन में सवाल बन रहे हैं, जो आज लोगों ने बाइंग नहीं किया मार्केट में ये सोच के कि ये सस्टेनेबल रहेगा नहीं रहेगा, सबका अपना अपना फैसला, सबका अपना अपना सोच है। मेरा ऐसा अनुमान है कि ये सस्टेनेबल रहना चाहिए और सस्टेनेबल रहेगा, इसलिए मैंने तो आज जबरदस्त बाइंग किया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई यदि ये सस्टेनेबल रहा तो आगे चल के ग्लोबल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेंगे। देखिए, जो पिछले एक महीने में विध्वंस हुआ 40 दिन में, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, आज 8 अप्रैल, 40 दिन का विध्वंस जो है उसकी भरपाई जल्दी तो होगी नहीं, विध्वंस बहुत ज्यादा हुआ है। कतार ने कहा है कि 17% एलएनजी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसकी रास लसान में वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और 4 से 5 साल लगेंगे वो इंस्टॉलेशन लगने में। तो जो गैस का ग्लट हो गया था, जो बहुत ज्यादा गैस हो गया था, एलपीजी ऐसा एलएनजी जो लग रहा था जिसके रेट्स नीचे आ रहे थे, वो लगता नहीं है कि जल्दी नीचे आएंगे। तो उससे होगा ये कि इन्फ्लेशन वर्ल्ड ओवर जो है वो बढ़ गया है, वो बढ़ा ही रहेगा, कम होने के चांसेस कम है। ठीक है, ऑयल और क्रूड भी जो लग रहा था कि $50 पर बैरल पे आ जाएगा, बहुत सारे एनालिस्ट लोगों ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि 50 से $55 पर बैरल पे इस साल 2026 में क्रूड के प्राइसेस रहेंगे, क्योंकि क्रूड का भी ग्लट हो गया, जितना डिमांड नहीं है उससे ज्यादा का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो 1 मिलियन बैरल पर डे का जो एक्सेस था उसके कारण कहा था कि प्राइसेस जो है वो प्रेशर में रहेंगे, पर अब हमें ये दिखा कि भाई वो ग्लट भी जो है वो वैसा ग्लट बनता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि काफी सारे इंस्टॉलेशंस जो है क्रूड के भी, काफी सारे तेल के कुओं को भी बंद किया गया है। उन कुओं को शुरू करने में टाइम लगता है क्योंकि प्रेशर डेवलप करना पड़ता है जिससे क्रूड बाहर आ सके। तो वो ऐसा नहीं कि आज बंद किया कल चालू कर दिया, इट टेक्स टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें बंद करना आसान है, इनको खोलने में बहुत टाइम लगता है। इसी तरीके से अल्मुनियम के जो स्मेल्टर्स है बंद हुए, अल्मुनियम का प्रोडक्शन आपको मालूम है वर्ल्ड में जो ग्लोबल डिमांड है उसका 10% गल्फ कंट्रीज से आता है। अल्मुनियम बहरीन बहुत बड़ी कंपनी है, अल्बा, इसी तरीके से सारी गल्फ कंट्रीज में बड़ी बड़ी जो है, यूएई में भी है अल्मुनियम की कंपनी। ये सारे स्मेल्टर्स जो है वो काफी कम लेवल पे काम कर रहे थे, कुछ तो बंद भी हो गए, तो इनको फिर से शुरू करना इज ए वेरी कॉस्टली प्रोसेस, टाइम लगेगा। तो अल्मुनियम के प्राइसेस भी जो है, आप परसों देखिए किस तरीके से लंदन मेटल एक्सचेंज में अल्मुनियम के प्राइसेस भागे हैं, और इस कारण से कल सारे अल्मुनियम के स्टॉक्स ऊपर थे। आज नहीं ऊपर है, आज नीचे थे, पर बहुत ज्यादा नीचे नहीं गए, कल ही 5-5, 6-6% भाग गए थे। तो अल्मुनियम हो गया, कॉपर हो गया, इनकी डिमांड रहेगी। साथ ही जो विध्वंस हुआ है कतार में, बहरीन में, सऊदी अरबिया में, यूएई में, कुवैत में, और इन सबसे ज्यादा ईरान में और इजराइल में, इन सारे विध्वंस का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये सारी जगहों को फिर से खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी।
और जो ये खड़ा करेंगे उसमें उसके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने में जो लगेगा वो लगेगा स्टील, लगेगा एल्युमिनियम, लगेगा कॉपर। तो इन चीजों की डिमांड तो बढ़ने ही वाली है। साथ में ये खड़ा करने के लिए भाई आपको कंस्ट्रक्शन कंपनीज लगेंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विध्वंस हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के भी एक तरीके से बल्ले बल्ले हो गए। इंडिया में वैसे भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज पिछले 1.5 साल से बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, क्योंकि इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले गिर रहा था। और ये जितनी भी कंपनीज हैं, इनके ओवरसीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको पेमेंट जो है वहां पे डॉलर में इनको पेमेंट मिलता है फिक्स कॉस्ट पे, बट यहाँ के लोगों को सैलरी तो रुपए में देना पड़ रहा है। तो डिफिकल्टी होती थी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में, रॉ मटेरियल खरीदने में। इनकी कमाई जो है वो इंडिया में देखे तो रुपी टर्म्स में है, राइट। तो मेन कमाई, क्योंकि ओवरसीज मार्केट में 20-25% ही प्रोजेक्ट्स है, बाकी 75-80% तो इंडियन मार्केट से। तो वो रुपी में कमाई है। पर बाहर आप अगर कुछ बना रहे हो तो बाहर क्रेन ले रहे हो, बाहर स्टील खरीद रहे हो, बाहर एल्युमिनियम खरीद रहे हो, बाहर के लेबर्स इंजीनियर्स हायर कर रहे हो, उनको तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ रहा है। तो उसके कारण एक प्रेशर था, फाइनेंसिंग कॉस्ट उसका एक प्रेशर था। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज की सबकी बैंड बज गई पिछले 1.5 साल में बुरे रुपये के परफॉर्मेंस के कारण। तो ये जो विध्वंस हुआ है, ये विध्वंस का भी फायदा जो है ये इस टाइप की कंपनीज को मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मैं कल के अपने पेड वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, जो भी इस पेड वीडियो को देखना चाहता है, पेड वीडियो की फीस 1000 रुपए है सिर्फ आज के लिए। कल शाम के बाद में, यानी वीडियो रिलीज होने के बाद में, यदि मुझे कोई भी कांटेक्ट करेगा तो उसके लिए पेड वीडियो 1500 रुपए का रहेगा। आप में से जो भी देखना चाहता है इस पेड वीडियो को, वो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। आप सभी के पास में मेरा नंबर वैसे भी है ही। जो नए लोग हैं वो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं। कल विस्तार से आप लोगों से बात होगी पेड वीडियो के माध्यम से। और 11 अप्रैल को एक और पेड वीडियो आएगा ओवरसीज फॉरेन मार्केट को फोकस करते हुए। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को बताइएगा। गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।